नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 68 मेंस का जो ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय के रूप में ऑब्जेक्टिव लिया गया है, चूंकि अब तो ये क्वालिफाइंग है, तो उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और उसका जो है आंसर देखेंगे कि किसका आंसर क्या आता है। 100 क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बड़ा ही सटीक एवं जानने योग्य है हम लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। बता रहा है कि पहला प्रश्न है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो है हुगली और वो कोलकाता ही सही आंसर है इसका। उसके बाद में अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के हैं। तो ये प्रतिरूप के आधार पर 5 प्रकार में बैठते हैं। तो यहाँ देखने को मिलता है रैखिक प्रतिरूप और आर्य प्रतिरूप। तो नदी घाटी की बहुलता के कारण इसे आर्य प्रतिरूप में रखा जाता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के नगर कुल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान करता है। तो ये 60% जो है कुल करता है, चूंकि द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का विकास अधिकतर नगरों में ही है, इसीलिए ये नगर में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत में नगरीय विकास की प्रमुख समस्या क्या है। तो भारत में नगरीय विकास की प्रमुख समस्या तीनों ही हैं, चूंकि नगरीय प्रसार, आवास, परिवहन एवं प्रदूषण ये तीनों परेशानी का सबब बना हुआ है। उसके बाद में अगर हम देखें कि अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न अगर देखें तो पांचवा प्रश्न मेरा है कि राष्ट्रीय नगरीकरण नीति में निम्नलिखित में से किसे योजना मिशन के रूप में सम्मिलित किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी ये आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में छठा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से नगर नियोजन का उद्देश्य क्या है। तो नगर नियोजन का उद्देश्य जो है सौंदर्यीकरण भी है, लोक स्वास्थ्य भी है, लोक सुविधाएं भी है। इस प्रकार से हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष लागू की गई थी। ये तो बहुत आसान ही प्रश्न रहा। ये 1951 से शुरू हुआ था, 51 फिर 56 टू 61, 61 टू 66, फिर 3 साल का हमारा योजना अवकाश काल रहा था, 66, 67, 67, 68, 68, 69 का। ठीक है। उसके बाद में अगर हम चले अगला प्रश्न को देखें तो 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बहुस्तरीय नियोजन में नियोजन का एक स्तर है। तो अब देखेंगे तो स्तर का 3 स्तर हमारे भारत में देखने को मिलता है, केंद्र राज्य का, फिर राज्य में राज्य का, और फिर जिला स्तर में, जिला में जब बांटते हैं तो हमारा स्थानीय स्तर पे आता है। तो केंद्र एवं राज्य ठीक दिया हुआ 4 स्तर में दिखता है, तो पहला केंद्र वाला हो गया, फिर राज्य, तो वो एक ही ऑप्शन में सम्मिलित किया गया है यहाँ पे, और उसके बाद में ये जिला एवं ब्लॉक, स्थानीय स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तर पे, तो बिल्कुल ये सभी होते हैं। तो इस हिसाब इसके अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है यह। उसके बाद में 9वां प्रश्न अगर देखें तो भारत में विकास में प्रादेशिक भिन्नता का तात्पर्य है। देखिए, प्रादेशिक भिन्नता जो आता है तो ये विभिन्न भौगोलिक प्रदेश में आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास में भिन्नता और असमानता जो है उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो ये बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक स्तरीय नियोजन समिति का अध्यक्षता करता है। तो बिल्कुल ये अगर डिस्ट्रिक्ट पे रहता है तो डीएम साहब करते हैं, और यहाँ बीडीओ साहब करते हैं, अर्थात ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकास खंड अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो 11 नंबर का प्रश्न है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रारंभ में भारत को कितने राज्यों में पुनर्गठित किया गया। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में एक्ट में मतलब एक्टिव हुआ है, तो 1960 तक जो है उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ 16 ही राज्य थे, तो बिल्कुल 16 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भारत एवं श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किससे होकर आती है। तो बिल्कुल ये पाक जलडमरू बंध जो है ये है, चूंकि कोरोमंडल तट जो है ये लंबा है, मन्नार की खाड़ी का अलग है वो, और बंगाल की खाड़ी ऊपर पड़ता है, तो ऊपर नीचे इससे नहीं है। ये पूछ रहा है कि दो भूमि के बीच में, तो भूमि के बीच में जलडमरू मध्य जो होता है ना, वो उसी का परिचायक है, तो पाक जलडमरू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार आतंकवाद प्रभावी है। तो देखिए, सीमा पर यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ सबको कि नहीं ये सभी हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। चीन जो है यहाँ से सीमा पार या श्रीलंका के साथ आतंकवाद नहीं भेजा जाता है, लेकिन भारत पाक जो है ये आपको आतंकवाद के लिए जाना जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, तो है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा उत्तरी बिहार मैदान का भाग है। तो देखिए, सोमेश्वर पहाड़ी और ये रामदुन पहाड़ी जो है, ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश है, और ये पश्चिमी चंपारण का है। और ये तराई प्रदेश जो है किशनगंज में थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन ये मैदानी प्रदेश नहीं आता है, ठीक है, ये भाबर प्रदेश होता है। तो कोसी का मैदान बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में। देखिए, दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र को ताल मिट्टी, टाल जो होता है ना, बढ़िया टाल या इस तरह का जो मोकामा वगैरह में हम लोग देखते हैं, तो वो टाल मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ होता है ये गंगा के क्षेत्र में या अन्य सोन के क्षेत्रों में, इसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वन रहित है। देखिए, वन रहित के हिसाब से रोहतास, कैमूर, गया, चंपारण ये सब वन समृद्ध हैं, लेकिन भोजपुर जो है, भोजपुर वन समृद्ध नहीं है। तो भोजपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोजपुर, समस्तीपुर ये सब वन रहित है, इसमें वन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित केंद्रों, स्टेशनों में से कहाँ सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है पटना नहीं होगा, पटना में वार्षिक वर्षा अत्यधिक होता है और जिसके कारण बाढ़ भी आता है। अररिया भी बाढ़ प्रभावित है, पूर्णिया भी बाढ़ प्रभावित है, लेकिन समस्तीपुर जो है ना, इसमें वर्षा नहीं होती है, लेकिन कभी अगर बाढ़ आती है तो ये दूसरे जगह से लाई गई, बहा के लाई गई पानियों से ही बाढ़ आती है। इसे समस्तीपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस फसल को बिहार में रबी के मौसम में होता है। अरे ये सिंपल आंसर है कि चना हो जाएगा। उसके बाद में बिहार में कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। तो ये 73% है, चूंकि हम लोगों को पता है कि बिहार में 28 जिला जो है बाढ़ प्रभावित है। उसके बाद में 10 जिले में 7 जिला जो है वो बाढ़ प्रभावित नहीं है, लेकिन बाकी 3 जिला जो है वो आपको ड्राई है, मतलब कि सूखा प्रभावित है। तो 73% इसका सही आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो बिहार के औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना अंश प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये औद्योगिक प्रतिष्ठान बिहार की बात कर रहा है, ना कि भारत की। तो ये 16% जो है ना, ये बिल्कुल सही है इसके लिए। उसके बाद में अगर हम चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो वो हमारा है, क्या बिहार सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए निवारक उपाय। तो देखिए, बिहार या किसी भी प्रदेश का अगर हम उसका सूखा निवारण करेंगे तो वर्षा जल का संचय हमें करना ही पड़ेगा। वर्षा जल का संचयन, उसके बाद उसका प्रबंधन, बृहत रूप से वृक्षारोपण, ये तीनों ही आवश्यक हैं। इसीलिए ये ना सिर्फ बिहार बल्कि सब जगह के लिए फिट बैठता है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। देखिए, बॉक्साइट जो है बिहार में खड़गपुर पहाड़ी जो मुंगेर में पड़ता है, वहाँ पे पाया जाता है। तो गया और मुंगेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि बिहार में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। देखिए, औद्योगिक प्रदेश ये आप याद रख लें कि बिहार और भारत दोनों में 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। राज्य और देश दोनों में 8 हैं। तो बिहार में भी 8 और इसमें भी। तो इसके अगर देखेंगे इस प्रकार से, तो ये 8 सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपको निम्नलिखित में से बिहार की जनसंख्या की क्या समस्या है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये अत्यधिक दशक वृद्धि बिल्कुल सही है, अत्यधिक प्रजनन दर ये भी सही है, और कम लिंगानुपात, हाँ, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में बिहार की जनजातीय जनसंख्या की समस्या क्या है। तो देखिए, जनजाति में जो है कुपोषण बहुत ज़्यादा है, उसमें शिक्षा का स्तर भी कम है, कुपोषण है, उच्च मृत्यु दर है, शराब का सेवन भी वे लोग बहुत ज़्यादा किया करते हैं, जिस कारण से इसका आंसर जो है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक नगरीय है। तो नगरीय में पहला स्थान पे हमारा आता है कौन। पहला स्थान पे आता है पटना, दूसरे स्थान पे आता है हमारा मुंगेर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूपटल की औसत मोटाई। देखिए, भूपटल अर्थात हमारा जो क्रस्ट है ना, ऊपर वाला सबसे ऊपरी परत, क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला जो भूपटल है उसका, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 33 किलोमीटर, ठीक है। ये 33 किलोमीटर हमारा है, तो ये सही आंसर है। उसके बाद में विवर्तनिकी टेक्टोनिक्स का अभिप्राय क्या है। तो टेक्टोनिक्स ये थ्योरी दिए थे वेगनर साहब, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी है। तो ये प्लेट आपस में ऊपर वाला जो भूपरपट्टी होता है ना, वो गतिशील होता है, टकराते रहता है, तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी घटनाएं। तो ये आपका आंसर जो है भूपरपट्टी की गतिशीलता, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो दृश्य भूमि की संरचना, प्रक्रिया तथा अवस्था का प्रतिफल है, इनमें से किसका इस वाक्यांश का प्रयोग किया था। तो ये अगर देखेंगे तो WM डेविस जो है, डेविस साहब का दिया हुआ ये है, ठीक है, थ्योरी। तो
ये हमारा डेविस हो जाएगा। अगला प्रश्न पे अगर चले तो अगले प्रश्न का हम देखते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो है सिंपल है कि ये शुष्क प्रदेश अर्थात मरुस्थलीय प्रदेश में बनता है। इंसेलबर्ग छत्रशिला यारडांग ये सारा का सारा जो है ये शुष्क प्रदेश का है, तो इसीलिए इसका आंसर शुष्क प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कारक है। तो देखिए अपर्दन का कारक जो है ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी से अपर्दन नहीं होता है बल्कि वो निक्षेपण ही होता है, अंदर से प्लाज्मा निकलता है, ऊपर तो लावा के रूप में। भूकंप भी नहीं है, चक्रवात भी नहीं है। तो इसका जो एक सटीक आंसर हमें लेना था इसमें से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा नदी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चले तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का क्षेत्र है। तो मिश्रण का क्षेत्र जो है, मिश्रण से मतलब है कि जहाँ पे आपको बादल बनती है, तो ये भी मिक्सचर है। ये हमारा एवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद में बादल बनता है, फिर बारिश होती है, जलचक्र के लिए मिश्रण है। गैसों का मिश्रण का घनत्व तो इसमें ज़्यादा देखा जाए, तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, ये क्षोभ मंडल होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर विस्तृत क्षेत्र में फैले हुई लगभग समान गुण वाली जो वायु कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग वायु एयर मासेस बोलते हैं, एयर मासेस यानी कि वायु राशि। ठीक है, तो वो वायु राशि हमारा सही आंसर है। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दावलियों में से कौन सा तरंग चक्रवात का पर्याय है। तो चक्रवात जो है, चक्रवात का पर्याय इसमें से आपको सभी हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय गर्त, ये सारे के सारे ही हमारा चक्रवात के ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न अगले पे चलते हैं। जलवायु के वर्गीकरण में संभाव्य बाष्पोत्सर्जन का प्रयोग किया था। तो ये संभाव्य बाष्पोत्सर्जन का जो प्रयोग किया था ना, ये क्या था आपको थॉर्नथ्वेट ने। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, थॉर्नथ्वेट साहब ही किए थे ये। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी जलचक्र कार्यविधि से संबंधित है। तो जलचक्र कार्यविधि में अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था मिक्सचर में कि पहले एवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण, फिर अंतस्पंदन होता है। ठीक है, तो उसके बाद में इनफिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, तो सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न रहा। उसके बाद में समुद्र की गहराई के अनुसार दिए गए समुद्र तल का सही क्रम। देखिए, तो सबसे अगर हम गहराई के हिसाब से देखें, अगर देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ना सिर्फ मैं इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, उथले से गहरा या गहरे से उथला, इस तरह की बात नहीं दी हुई हो ना, तो वो नेचुरल होता है कि वो हमें बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। तो गहराई के अनुसार तो सबसे कम गहरा, फिर उससे ज़्यादा गहरा, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये ध्यान देना चाहिए परीक्षार्थी को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसमें जो आपका ये बिल्कुल महाद्वीपीय मग्न तट जो है ना, ये हमारा हो जाता है जहाँ पे हमारा बीचेस जिसको बोलते हैं ना हम लोग, महासागर वगैरह का जो बीच होता है ना, उसको बोलते हैं। तो बीचेस हो गया उसमें। उसके बाद में फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर जहाँ से जल में महासागर में ढलान ज़्यादा हो जाता है ना, उसको मग्न ढाल बोलते हैं। उसके बाद सबसे विस्तारित क्षेत्र जो होता है ना समुद्र का, वो होता है हमारा गहरा सागरीय मैदान। तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये क्रम तो अभी तक ठीक है। और फिर महासागरीय गर्त, बिल्कुल महासागरीय गर्त सबसे गहरा होता है। मैरियाना ट्रेंच उदाहरण के तौर पर देख लें, दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। ठीक है, 11,033 मीटर। चलिए, तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा 1, 2, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीरीज में ही है। अगले प्रश्न पे अगर चले तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय कटकों में से किसमें एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक स्थित है। तो एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक जो है ना, ये अटलांटिक महासागरीय कटक है। ठीक है, ये एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक के बारे में पूछ रहा है, तो ये अटलांटिक महासागरीय कटक में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यंत्रों में से किसके द्वारा सागर जल की लवणता। तो ये सागर जल की लवणता जो है, ये तो बड़ा ही आसान है कि सेलिनोमीटर जो हो जाएगा, लवणता मापी जिसको बोलते हैं, तो ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, प्रचलित पवन बिल्कुल होना चाहिए। सागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता, बिल्कुल ये भी सही है। सागरीय जल का हाँ बिल्कुल, ये सभी ये सारे सही हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निक्षेपों में से किसमें पंख यानी ऊज होता है। ये पंख जो होता है ना, ये अब देखिए पंख ऊज अंग्रेजी में भी इसका इसी तरह से दिया हुआ है, तो ये समझने में थोड़ा सभी स्टूडेंटों के लिए रहा। लेकिन मैं बता दूं कि ऊज होता क्या है। तो ये ऊज जो होता है ना, पंख, ये मृतप्राय समुद्री जानवरों के
जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी होते हैं, निक्षेप होते हैं, उसके जमाव से बनता है। तो ये अक्सर गहरे प्रदेशी जो निक्षेप होते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। बेथल में पाया जाता है, तो बेथल एरिया में पाया जाता है ये। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर कर देंगे गहरा प्रदेशी निक्षेप। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदाजनक प्रक्रिया से संबंधित। देखिए मृदाजनक में जो है ना, मृदाजनक में मूल पदार्थ जिसको बोलते हैं हम लोग, मूल पदार्थ तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है। तो ये पेरेंट मटेरियल इसी से बनता ही है, मिट्टी का निर्माण ही शुरू होता है मूल पदार्थ से। ये खनिज, मृदा समृद्धि, ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये मृदा जल वगैरह, लेकिन आपका मूल पदार्थ जो है वो इसका प्रारंभिक दौर है। निम्नलिखित में से कौन सा अमंडलीय मृदा है। तो अमंडलीय मृदा जो है ना, वो आपको टुंड्रा, लेटेराइट और मरुस्थली जो है, यह जलोढ़ मृदा जो है ना, ये अमंडलीय मृदा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सवाना जीवों का बहुतायत पादप समुदाय है। तो हाथी घास, जिसको हम लोग एलिफेंट ग्रास के नाम से जानते हैं, हाथी घास हम लोग भी लगाते हैं। एक बार लगाने पे 36 महीने तक हम लोग इसको लगातार काटते हैं, खाता है, फिर बढ़ता है, ऐसी घास है। और ये बिल्कुल पानी की बहुत इसमें कम मात्रा चाहिए होती है, तो इसलिए ये सवाना का है, जिसका सवाना का आपको 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सवाना जीवों, देखिए वही आ गया 10 से 20 डिग्री के मध्य, बिल्कुल ये प्रश्न देखते ही सवाना जीवों भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए 10 से 20 डिग्री, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे अगर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप मानसून जीवों के क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। तो देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि वगैरह जो है वो बिल्कुल है। उसके बाद में जो है वृक्षों की कटाई भी कारक है। अवैध शिकार के लिए भी वृक्षों को जलाया जाता है, जंगलों को जलाया जाता है, फिर शिकार किया जाता है, ये सब मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, ये बड़ा आसान रह गया, ये तो एजी टांसले साहब हैं, तो टांसले साहब बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी कल सिस्टम जो है वो हो गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल जो ग्रास ईटर होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये इस तरह तो हमारा हिरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व है। तो देखिए पोषक तत्वों को हम लोग बांटते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आता है इसमें, उसके बाद में एनर्जी देने वाला आता है, फिर खनिज लवण, ये सारे आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ चूना दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश जरूर पढ़े आप लोग, इस तरह के प्रश्नों को अगर बनाए तो चूना जो दिया हुआ ना, इसका अंग्रेजी में दिया हुआ कैल्शियम एंड आयरन बोथ आर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। सो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ठीक है, तो वनोन्मूलन पहुंचाता है, उर्वरकों में कीटनाशकों, ठीक है, कीटनाशक वगैरह का अत्यधिक प्रयोग है। औद्योगिक अवशिष्ट, हाँ, फैक्ट्रीज की कचरा, इससे भी होता है। तो चलिए, तो इस हिसाब से इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक परिस्थितिकी के असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए वायु प्रदूषण भी है, भूमिगत जल प्रदूषण भी है, जनसंख्या भी है, सभी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि इन व्यक्तियों में से किसने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले नापा। तो बिल्कुल नहीं, हिपोक्रेटस नहीं, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। ठीक है। आइए, इन भूगोलविदों में से किसने ग्रेट ब्रिटेन की भूमि का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजे हार्बर्टसन साहब जो है ना, ये एजे हार्बर्टसन साहब इसके लिए जाने गए थे, ये कैप्टन थे और इन्हीं को नियुक्त किया गया था इस चीज़ के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन भूगोलवेताओं में से कौन भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के लेखक है। तो देखिए ये जो हमारा ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट है उसके लेखक हैं हमारे ईसी सैंपल, ये यहाँ पे मिट गया सा है थोड़ा सा, तो इसी सिंपल, ठीक है, इसी सैंपल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भौगोलिक शोध में सांख्यिकी विधि तंत्र का अनुप्रयोग है। देखिए ये भौगोलिक में जब इसको शामिल किया गया था ना, तो इसमें आ गया था भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आ गया था। ठीक है, इसको बोलते थे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चयनित अवसर के प्रति मानव का प्रत्युत्तर। देखिए इसको बोलते हैं, ये जो है कि प्रकृति जो हमें दी है उसके प्रति हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ये अवसरवाद कहलाता है। मौका मिला है तो उसका दोहन कर लीजिए जितना है, लेकिन
अब भाई ऐसे दोहन मत कीजिए कि आगे वाले जनरेशन के लिए नुकसानदेह हो, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसको अवसरवाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति निर्धारित होती है। तो ये जो मानव प्रजाति निर्धारित होती है ना, ये निर्धारित होती है हमारा शारीरिक बनावट के लक्षण एवं वंशानुक्रम के द्वारा। बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ये मेरा सही आंसर है। उसके बाद मानव प्रजाति के विकास का कारण है तो जलवायु परिवर्तन, ग्रंथिज परिवर्तन, प्रवास द्वारा सम्मृषण, ठीक है। उसके बाद में तो ये सभी हो जाएगा, सभी कारक मानव विकास में ये सारे कारक काम आते हैं। उसके बाद में आता है 2023 में विश्व की जनसंख्या प्रतिशत की वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुमानित दर प्रतिशत पर रही, ठीक है। तो ये प्रतिशत रहा था, नहीं, ये जिस भी छात्र ने लगाया ये गलत लगाया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.94। ये जो है हमारा 2022 में आया है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद में हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जनसांख्यिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण की जो अवस्थाएं होती है ना, ये 4 अवस्थाएं होती है, 3 नहीं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। ये होता है प्री इंडस्ट्रियल, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस समय में औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया एकदम चल रहा होता है, उससे पूर्व वो समय का। उसके बाद में जब मैच्योर्ड हो जाता है औद्योगिकरण, तो उस समय का, और फिर उसके बाद में औद्योगिकरण के बाद वाली स्थिति, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जनवरी 23 में विश्व की जनसंख्या, देखिए विश्व की जनसंख्या 8.06, ठीक है, बिल्कुल ये अरब व्यक्ति, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा व्यवसाय ग्रामीण अधिवास में मुख्यतः होता है। देखिए कृषि होता है और कृषि से संबंधित होता है, तो इसलिए प्राथमिक जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण समुदाय की वृद्धि से नगर बनते हैं, तो ये जो होता है नगरीकरण कहलाएगा, बिल्कुल ये नगरीकरण है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रतिरूपों में किसे रेखीय प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास के लिए भी उपयोग किया जाता है। रेखीय प्रतिरूप उसमें होता है ना जो नदी के किनारे होता है, तो नदी का कुछ बनावट होता है टेढ़ा मेढ़ा, इसके आसपास में कहीं हुआ, तो ये क्या हो गया ना, ये रिबन टाइप हो गया। तो रिबन टाइप मतलब फीता प्रतिरूप, ठीक है, तो ये रिबन पैटर्न पे हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पे अगर चले हम, तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दावलियों में से किसे नगरीय तत्वों सहित ग्रामीण भूमि के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्रामीण भूमि के लिए ग्रामीण और नगरीय, ये दोनों का जहाँ पे ट्रांजिशन होता है ना, वो एरिया होता है। तो ये जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है ना, उस पे होता है, तो इस हिसाब से ही हमारा ग्रामीण नगरीय संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें किसने नगरों की आंतरिक संरचना के त्रिज्याखंड तो होमर हायट जो है ना, होमर हायट इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो होमर हायट जो है, सॉरी, इनमें से नगरों का त्रिज्याखंड सेक्टर सिद्धांत दिया था। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चले, तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस भूगोलवेत्ता ने हृदय स्थल की विचारधारा दी थी। तो ये हार्टलैंड की अवधारणा जो दिए थे ना, वो दिए थे हालफोर्ड मैकेंडर, ठीक है। तो मैकेंडर बिल्कुल सही आंसर है, ये मैकेंडर ही होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पे अगर चले, तो अगला प्रश्न है कि एक काल्पनिक रेखा जो एक राजनीतिक इकाई को दूसरी से अलग करता है, उसे क्या कहते हैं। तो बिल्कुल वो सीमा कहलाता है, ठीक है ना, बाउंड्री इसको बोलते हैं ना, दो राष्ट्रों के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं, तो बाउंड्री हो जाएगा, अंग्रेजी में बाउंड्री है। एक समान भाषा, इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र के लोग ये समूह का क्या कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल राष्ट्र कहलाता है, राष्ट्र का निर्माण का जो आधार है ना, ये यही है। उसके बाद में एक सरकारी तंत्र जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण एवं देश के अन्य घटक इकाइयों के मध्य अधिकार का विभाजन होता है, निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि संघीय सरकार, इसमें ये केंद्र राज्य संबंध वगैरह इस तरह के होते हैं। अगले प्रश्न पे चले, उपांत स्थल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो उपांत स्थल जो है ना, इसके प्रतिपादक थे निकोल्स जे स्पाइकमैन, ये उपांत स्थल हो गया। रिमलैंड थ्योरी, ठीक है, तो इस पे विचार अगर ज़्यादा बोले तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उत्पादन, रोजगार, आय, नगरीकरण के स्तर निम्नलिखित में से किस माप के आधार हैं। तो ये बिल्कुल आर्थिक विकास के माप के आधार हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, वन संसाधनों की दृष्टि से निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध है। तो ये अफ्रीका, बिल्कुल सही है, अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें सभी में है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा संकट का कारण है। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन, ये सभी हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डार्वेंट व्हिटली ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो बिल्कुल ये डार्वेंट व्हिटली साहब जो है ना, ये कृषि प्रदेशों को 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों में बंटवारा किया है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में आते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। तो ये भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, बिल्कुल सभी हैं, तो इस प्रकार से हमारा डी बिल्कुल सही है। उसके बाद में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसमें हाँ बिल्कुल माही है,
अब गंगा पे किसी किसी छात्रों का था कि गंगा तो पूरब की ओर प्रवाहित जो है नहीं होती है, तो नहीं ऐसा नहीं है। जब बिहार से आप देखेंगे, बिहार में जब ये भागलपुर के आसपास से मुड़ती है ना, तो उसके बाद में ये पूरब की दिशा में ही चलती है, और बिहार में आने के बाद भी ये चलती है, तो यूपी तक इसका मान सकते हैं कि थोड़ा डायरेक्शन जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। उसके बाद तो ये पूरब दिशा में ही चलती है। आप एक थोड़ा मैप पे इसको ले लें तो बिल्कुल, और आप लोग को पता भी है, तो ये माही ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा भारतीय मानसून के सामान्य प्रभाव को प्रभावित करता है? तो सामान्य पे ये देखिए, एल नीनो, ला नीना, जेट प्रवाह। एल नीनो होगा तो मानसून कमजोर होगा, ला नीना होगा तो मानसून तीव्रगर होगा, तीव्रता से बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, डेंस होगा, और जेट प्रवाह जो है ये भी प्रभावित करता है। मानसून विस्फोट में इसका अहम योगदान रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र का कुल विस्तार कितना है? तो ये देखिए जी, बड़ा आसान सा प्रश्न था, 24.52%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये, और उसके बाद भारत में सर्वाधिक विस्तृत मृदा, तो हाँ ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा है, आई थिंक शायद जितना मुझे याद आ रहा है 42% के आसपास ये है। उसके बाद में भारत के आदिवासी क्षेत्रों की समस्या क्या है? तो देखिए, गरीबी भी, निम्न शिक्षा दर, कमजोर। हाँ ये बिल्कुल आदिवासी से 2 प्रश्न पूछा था, और बिल्कुल ये सभी सही हैं। ठीक है, भारत की वर्तमान प्रतिवेदित जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 142 करोड़ हो चुका है, और इसमें हम जो है चीन को पीछे पछाड़ चुके हैं, और 26 लाख आबादी हमारी जो है चीन से ज़्यादा हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा सभी नागरिकों को, सरकार को भी थोड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख समस्या, तो तीव्र वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल सभी है, ये सभी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, चलते हैं। भारत में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से सतही जल का मात्रा प्रवाहित होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 67% जो है ना, ये 67% बिल्कुल सही है। और चूँकि अप्रॉक्स 70% जो है ना जल का निस्तारण हो जाता है इससे। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? हाँ देखिए, उत्पादक में अगर पूछ दे तो ओडिशा बिल्कुल सही है, उड़ीसा ही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित अधिनियम कार्यक्रम में किसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र का 33% जो है 33% भाग वन का होना चाहिए? तो बिल्कुल ये जो प्रश्न है हमारा अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, बिल्कुल इसका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आइए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय समस्याओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो वन और प्राणी संसाधन का प्रबंधन, जल संसाधन का प्रबंधन, मृदा प्रबंधन। हाँ बिल्कुल, ये सभी करेंगे तभी जाके हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारत की जो फसल गहनता है, हाँ वर्तमान समय में भारत की फसल गहनता 142% है, यानी 142% है, और सबसे अधिक अगर देखें तो पंजाब का है 192। अब तो इससे भी प्लस होने वाला है ये, तो ये जो है, और अगर विश्व में पूछ लेना तो जापान का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम लागू हुए थे? हाँ तो हरित कार्यक्रम लागू होने का बिल्कुल सही है, 1967। उसके बाद में रफीउद्दौला द्वारा भारत के कितने प्रमुख फसल संयोजन प्रदेशों की पहचान की गई? देखिए ये प्रश्न जो है ना, इसका परफेक्ट आंसर कहीं 16 मिल रहा है, तो कहीं कुछ और। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक भी मान रहा हूँ तो इसे 16 ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो ये एक प्रश्न ऐसा लगा जो मतलब मुझे थोड़ा परेशान किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दुग्ध क्रांति जो है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्रमवार कब से कब चलाया था? देखिए 1970 में चला, 70 से तकरीबन 80 के बीच में था, फिर 80 से 85 था, तो वही 80-83 ठीक है, और 85 से 94, तो 85 से 94 95 चला था, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों फेज में चला था, फेज ही पूछ रहा था ना। भारत में वर्तमान में कौन सा कुटीर उद्योग चालू है? तो देखिए रेशम कीट, मधुमक्खी और मुर्गी तीनों चल रहा है ना, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नियोजित विकास प्रारंभ हुआ था? तो हाँ, नियोजित विकास जो प्रारंभ हुआ है ना, ये 1951 में बिल्कुल शुरू हुआ है। बिल्कुल। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस केंद्र पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया जाता है? तो जहाँ पे देखिए कच्चा माल का जहाँ पे उपलब्धता होगा ना, वहीं पे किया जाएगा। हम बिजली वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन कच्चा माल को ढो के ले जाना, फिर वहाँ पे उसका करना, ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर पहले ए नंबर ही बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संकुल का उदाहरण है? तो औद्योगिक संकुल जो है ये आपको सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बाद में ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ये ईओयू, ये सारे हो जाएंगे, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल सही है। 98 नंबर पे अगर चले तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की पहचान की गई है? तो इससे पहले भी बताए थे कि बिहार और भारत दोनों में जो है 8-8 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया, इसका आंसर तो 8 ही हो गया। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, तो किस वर्ष स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी? तो ये 2000 गलत है, 2004 गलत है, ठीक है ना। 1999 में ये प्रारंभ किया गया था। वाजपेयी जी का सरकार था उस समय में, कारगिल का युद्ध हुआ था उसी वर्ष, तो उसी वर्ष शुरू किया गया था, लेकिन कारगिल युद्ध के कारण जो है ये डेवलप हो नहीं पाया। फिर 2004 में सरकार भी गिर गई थी वाजपेयी जी की। फिर इसको अभी जब वर्तमान सरकार जो आई है 2014 के बाद, तो इसको एकदम युद्ध स्तर पे काम चलाया गया है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का पता ही है क्या होगा। चलिए, हाजीपुर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा ऑप्शनल का ऐसा सब्जेक्ट है जो, अगर ओवरऑल हम लोग देखें ना, तो ओवरऑल हमारा यही आंसर निकल के आता है कि हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। अन्य ऑप्शनल के बनस्पत ये हमें थोड़ा आसान लगा, ठीक है। ऐसे मेरा भी ऑप्शनल यही था। चलिए, बाद बाकी हम लोग मिलते हैं आगे। अब लगातार लगे रहेंगे, लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। सॉरी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, थोड़ी व्यस्तता हो रही है, तो समझ पा सकते हैं आप लोग। चलिए, धन्यवाद।